ईरान की लड़ाई की कहानी आप हर दिन देखते आ रहे हैं। रोज क्या चल रहा है, कितने ड्रोन गिरे, कहां हमला हुआ, ये सब कहानियां आपको हर दिन देखने और सुनने को मिलती होंगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य जड़ और इसे थोड़ा पहले अगर मैं आपको लेकर चलूं तो आपको ये पूरी कहानी बहुत साफ साफ समझ में आएगी। और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है देखना, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर इस समय जो घटनाएं हो रही हैं, जो लड़ाइयां चल रही हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। ईरान में एक पोस्ट या पद जिसका नाम अवितुल्लाह, जिसको हम या आप आजकल सुप्रीम लीडर के नाम से जानते हैं, जब ये पद नहीं था, इससे पहले ईरान में शाह का राज चलता था। अब शाह क्या है? शाह एक पद था जिसको आप राजा समझें। शाह का जब राज था उस समय ईरान इतना कट्टरवाद देश, कट्टरपंथ देश नहीं था। उस समय अमेरिका के साथ मिलकर सबसे पहले परमाणु शक्ति के लिए आपस में बातचीत करके उसकी नींव रखी गई ईरान में। शाह का मकसद परमाणु हथियार बनाना नहीं, बल्कि परमाणु संयंत्र बनाने से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना था। एनर्जी सेक्टर और ईरान को ऊपर ले जाना मुख्य मकसद था। शाह के राज में IRGC नहीं था। अब आज जो इजराइल ईरान का दुश्मन है, वो शाह के राज में अमेरिका के साथ मिलकर ईरान में परमाणु संयंत्र बनाने के लिए उसके फेवर में था, उसके पक्ष में था। मतलब इजराइल भी ये चाहता था कि ये काम हो, क्योंकि मकसद परमाणु हथियार न बनाकर इंडस्ट्रियलाइजेशन और खास करके न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने के लिए काम शुरू किया गया था। समय आगे बढ़ता गया और आज जो अवितुल्लाह का पद, जिसके तहत खामेनेई थे, जिनकी हत्या हो गई, इन लोगों के द्वारा ईरान की जनता को भड़काने का काम शुरू किया गया शाह के खिलाफ, और वहीं से कहानी बदलती है। 1980 में शाह के परिवार को एक षड्यंत्र के तहत मार दिया गया। उनकी हत्या हो गई पूरे परिवार की, और पूरी शक्तियों पर कब्जा अवितुल्लाह ने कर लिया। वहां से ईरान में परिवर्तन शुरू होता है। शाह के राज में ईरान में बहुत डेवलपमेंट शुरू हो चुके थे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो। उस समय औरतों को अपने हिसाब से अपना जीवन चुनने की आज़ादी थी। उन्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए पूरी छूट थी। कपड़ों के पहनावों पर भी बहुत हद तक रोक नहीं था। अब इसमें एंट्री होती है इराक की। वर्चस्व की लड़ाई में इराक ईरान पर कब्जा करना चाहता था। आज जो भौगोलिक स्थिति है ईरान की, उसमें पहाड़ियों की वजह से उस पर कब्जा कर लेना, ईरान पर कब्जा कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत पहले से ही भौगोलिक स्थिति है ईरान के पक्ष में, और यही कारण था कि इराक काफ़ी हद तक इसमें नाकाम रहा। इराक और ईरान की जो लड़ाई शुरू हुई थी, वो एक नहर पर शुरू हुई। वो नहर ईरान और इराक के बीच एक तरह से बाउंड्री का काम करती थी, सीमा की। एक संधि होती है ईरान और इराक में। इस संधि को इराक मानने को तैयार नहीं था। उस नहर का नाम था सत अल अरब। ये कहानी अवितुल्लाह के पहले की चल रही है, जब शाह का राज था। उस समय ये संधि और लड़ाई की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहानी बहुत पहले से शुरू है। अब एक बात इसमें से निकल कर आती है, वो ये है कि ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन से खुद को अंदर ही अंदर बचाने की कोशिश कर रहा था। एक आग जल रही थी ईरान के अंदर। वो आग भड़काई गई थी कहीं ना कहीं अवितुल्लाह के द्वारा, और इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से तमाम परेशानियों से गुजर रहा था ईरान। इसका फ़ायदा इराक उठाया और जो संधि ईरान से हुई थी उसे मानने से इनकार कर दिया। इराक ने मौके का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया। इराक में उस समय सद्दाम हुसैन का राज चलता था। अब इसमें फिर से एंट्री होती है किसकी? यूरोपीय देशों की। यूरोपीय देश ईरान और इराक की उस लड़ाई में अपने आप को दूर रखना चाहते थे, लेकिन उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं यूरोपीय देश इराक की सैन्य मदद कर रहे थे। और उसके पीछे कारण ईरान में सत्ता के बदलने के बाद इस्लामिक कट्टरवाद, कट्टरपंथ वाली सोच
उभर रही थी उसे कहीं ना कहीं यूरोपीय देश चिंतित थे। अमेरिका को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। उनकी ये सोच थी कि इस्लामिक कट्टरवाद जो ईरान में शुरू हो रहा है उससे आने वाले समय में यूरोपीय देश को खतरा होगा और खास करके आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा, और इस नींव को ही वो तोड़ देना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने इराक की मदद की। ईरान को युद्ध में हराने के उद्देश्य से मतलब पश्चिमी देश इराक की मदद इसलिए करते हैं ताकि ईरान युद्ध में हार जाए। और इसी समय लेबनान में जन्म होता है एक इस्लामिक कट्टरवाद संगठन जिसका नाम हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को पैदा करने वाला ईरान ही था। ये बात बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि ईरान में सत्ता के परिवर्तन के बाद खामेनेई ने ही लेबनान में हिजबुल्लाह को जीवन दिया, उसे कट्टरवाद के रूप में पोषित किया, उसे आगे बढ़ाने और बड़ा होने के लिए खाद और पानी के रूप में ईरान ने मदद की, पैसे रुपए सारी चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से, हथियार से। इस लड़ाई की शुरुआत तो इराक ने की, लेकिन वो कहावत है ना कि शुरू तुम करोगे और अंत मैं करूँगा, और इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए अंत में ईरान ने ही इराक के कुछ हिस्सों पर उस लड़ाई में कब्जा कर लिया। अब इससे हुआ क्या? इससे ईरान के लोगों को अबितुल्लाह पर विश्वास बढ़ने लगा। वो ये सोचने लगे कि ये लड़ाई तो हमने जीत ली, ईरान के लोग, और इराक के कुछ हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया। इस युद्ध के बाद यूरोपीय देशों ने अपना हाथ इराक पर से हटा लिया, जिसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इजराइल ही क्यों? क्योंकि इजराइल शाह का समर्थन करता था। वही इजराइल जो मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो की शुरुआत में कि अमेरिका और इजराइल भी चाहते थे कि ईरान में न्यूक्लियर संयंत्र बने और ईरान आगे बढ़े। इसी खुन्नस के साथ, क्योंकि इजराइल शाह का समर्थक था ईरान में, इस खुन्नस, इस गुस्से से इराक ने इजराइल पर हमला किया। और इसके पीछे कारण ये था कि इराक के मन में ये बात थी कि यूरोपीय देश इराक का समर्थन खुलकर नहीं किए, समय पर उन्होंने हाथ अपना पीछे खींच लिया और इराक युद्ध हार गया ईरान से। यूरोप में बैठे बैठे मिडिल ईस्ट के देशों पर अपना दबदबा कायम नहीं रखा जा सकता है, नहीं किया जा सकता है बरकरार। और इसी कारण से यूरोप के देश चाहते थे कि इजराइल ताकतवर बने और इजराइल के माध्यम से खास करके इस्लामिक देशों पर एक नज़र रखी जा सके। कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों को ये लगता था कि इजराइल में वो शक्ति है, वो ताकत है, जिसको जरिया बनाकर इन कट्टरपंथी मुस्लिम देशों पर नज़र रखी जा सकती है, समय समय पर इनकी गर्दन पकड़ी जा सकती है। और यहाँ से शुरू होता है अमेरिका और इराक का युद्ध। इसी कारण से अमेरिका ने अपनी सेना इराक में भेजी और इराक को दबाने की कोशिश की गई। ईरान की सोच यहाँ से बदलती है और उसने ये मन बना लिया कि शाह के ज़माने में जो ईरान न्यूक्लियर एनर्जी में आगे बढ़ रहा था, उसका इस्तेमाल अब न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ किया जाएगा। इस सोच को ईरान ने आगे बढ़ाया और इसी सोच के साथ ईरान ने परमाणु बम बनाने की दिशा में धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके मन में ये डर कहीं ना कहीं था कि इजराइल के ऊपर यूरोप और अमेरिका का हाथ है और यूरोप और अमेरिका ये आगे चलकर ईरान के लिए भी संकट बन सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि ईरान के पास तेल का बहुत बड़ा भंडार शुरू से ही था और उसे इस बात का शक था कि आने वाले समय में ये तेल और इस तेल पर बाहरी बड़ी शक्तियों की नज़र पड़ेगी। इजराइल जो शाह को या शाह के राज को समर्थन करता था या समर्थन देता था, उसके मन में भी ये बात कहीं ना कहीं बैठ गई कि अब तो सत्ता का परिवर्तन ईरान में हो गया है और खामेनेई का राज ईरान में आ गया है, तो आने वाले समय में ईरान बदला लेगा इजराइल से, ये निश्चित था। और इसी सोच के साथ इजराइल ने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। दुश्मन अपना सर उठा सके उससे पहले अपनी तैयारी के साथ उसके सर को कुचल दे, ये इजराइल की सोच थी। यूरोप और इजराइल ने ही ईरान के शाह वाले राज को समर्थन किया था और ईरान को अपने दुश्मनों से बदला लेना था सत्ता परिवर्तन के बाद। इस पूरे लड़ाई का एक और पहलू जो सबसे बड़ा है वो है धर्म। जेरूशलम इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य बिंदु आज भी है और बहुत पहले भी था। जेरूशलम वो जगह है जहां से ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय के साथ साथ यहूदी समुदाय तीनों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं।
समय समय पर ये तीनों समुदाय अपना हक जेरूशलम पर बताने की, थोपने की या अधिकार, वो ये बताते हैं कि जेरूशलम पर उनका अधिकार है। तीनों समुदाय समय समय पर, अलग अलग समय पर। ईसाई समाज कहीं ना कहीं जेरूशलम को यहूदियों के साथ, मेरा मतलब है इजराइल के साथ बांटने पर शांतिपूर्वक राजी हो गया था। ईसाई समाज ये सोचता था कि इस पर यहूदियों का भी हक है, अधिकार है, और इस तरीके से ईसाई और यहूदियों के बीच एक अच्छे संबंध बनने शुरू हो गए। टकराव खत्म हो गया। लेकिन ये लड़ाई इस्लाम और यहूदियों के बीच शुरू हो गई। हालांकि एक युद्ध बहुत पहले, जिसको क्रूसेड वॉर के नाम से जाना जाता है, वो यहूदियों और ईसाइयों के बीच में हुआ था जेरूशलम को लेकर। ये बहुत पहले की कहानी है। अब इस बीच समय आगे चलता गया और ईरान इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखता है कि अब वह बिना किसी यूरोपीय देश के मदद के एक परमाणु शक्ति बन के उभरेगा। और यही बात इजरायल और यूरोपीय देश को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बनाकर खड़ा कर देता है। यही बात। अब इस दावे के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर देते हैं। और ये प्रतिबंध ऐसे थे जो ईरान को ना ही सिर्फ परमाणु शक्ति बनने से रोकने, बल्कि ईरान को कई दशक पीछे ढकेलने के लिए काफी थे। और इस प्रतिबंध से ईरान पर खास करके कच्चे तेल के व्यापार पर बहुत और गहरा असर पड़ा। बहुत बड़ा असर और गहरा असर पड़ा, एक डेंट पड़ा। अब एक सवाल बनकर आया कि ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी देगा कौन? तो यहाँ एंट्री होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के एकीओ खान बाहर से परमाणु टेक्नोलॉजी देने के लिए राजी हुआ, और इसमें पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की हुकूमत का हाथ था। ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए एकीओ खान असल में कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक नहीं था, ये चोर था जिसने जर्मनी से परमाणु टेक्नोलॉजी चुराई थी। और चुरा के न सिर्फ ईरान को, बल्कि नॉर्थ कोरिया के भी हाथों में परमाणु टेक्नोलॉजी दे दिया। इसके बाद से इजराइल की मोसाद, जो खुफिया एजेंसी है, और अमेरिका की तमाम खुफिया एजेंसियों ने मिलकर ईरान पर अंदरूनी चोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान अपने देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया ताकि ईरान को बहुत जल्दी एक परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया के सामने रखा जा सके। इस बात का डर अमेरिका और इजराइल को हुआ, और उन्होंने अंदर ही अंदर इजराइल के वैज्ञानिकों को मारना शुरू किया। और इसके बाद से ही इजराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आता है। डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका, जो आप हर जगह सुनते हैं, ये लाइन इसी के बाद से बनकर उभरी। इस लड़ाई की शुरुआत में अंतिम कील इजराइल ने तब ठोका जब इजराइल के अंदर ही अंदर अपने खुफिया एजेंसियों ने ईरान के होनहार वैज्ञानिकों को मारना शुरू कर दिया, जो बात मैंने अभी आपको बताई। और इसके बाद से ही डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका वाली कहानी शुरू हो गई। और ये पूरी कहानी वर्तमान स्थिति को जोड़ती है। इस वीडियो को बनाना और इस खबर को आप तक पहुंचाने के पीछे मकसद ये था कि इस लड़ाई, जो वर्तमान में जो स्थिति बनी है, इसका कारण क्या है, ये कहानी शुरू कहां से होती है। इराक, ईरान, इजराइल, यूरोप और अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं। वही ईरान, जो बहुत पहले परमाणु संयंत्र और टेक्नोलॉजी में खुद को आगे बढ़ाना चाहता था, वही ईरान जब किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में अपनी सत्ता सौंप देता है जो कट्टरवाद सोच का है, तो वही परमाणु संयंत्र और वही परमाणु जो टेक्नोलॉजी थी, उसको परमाणु बम बनाने की हैसियत से उसका डेवलपमेंट करना शुरू हो जाता है उस देश में। और आज की मौजूदा स्थिति बन जाती है। ऐसे ही बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए अरुंधति न्यूज़, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।